नमस्ते बच्चों। कक्षा 6 विषय विज्ञान और आपका चैप्टर है 9वां। इसका जो पहला पार्ट है वो अपने पहले कर चुके हैं और उससे आगे के भाग में अपने पढ़ रहे हैं। तो क्रियाकलाप 2 अध्याय 1 में किए गए क्रियाकलाप 5 का स्मरण कीजिए। कि पहला जो पाठ पढ़ा था उसमें जो 5वां क्रियाकलाप किया था उसके बारे में देखिए, सोचिए क्या था कि इस क्रियाकलाप में अपने क्या किया था कि मूंग के बीज से अंकुर निकल आता है और वे क्या हो जाते हैं, अंकुरित हो गए। यह बीज से एक नए पौधे का क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, शुरू हो जाता है। तो मूंग के कुछ सूखे बीजों को एकत्रित कीजिए। कुछ बीजों के एक ढेर को अलग रख दें और शेष को एक दिन के लिए पानी में भीगने के लिए रख दें। भीगे हुए बीजों को 4 हिस्सों में बांटे। कुछ बीज ले लिए, उनको क्या कर दिया, एक ढेर को तो अलग रख दिया, शेष को क्या कर दिया, एक दिन के लिए भीगने के लिए रख दिया। और भीगे हुए में भी फिर क्या कर दिया, 4 हिस्सों में बांट दिया। उसमें एक हिस्से को 3-4 दिन के लिए पूरी तरह पानी में डुबो कर रख दे। मतलब 4 हिस्सों में कर दिया अलग अलग, और उसमें से एक हिस्से को फिर से क्या कर दिया कि कई दिनों के लिए पानी में डुबो कर रख दो। सूखे हुए बीजों को और पानी से पूरी तरह डूबे हुए बीजों को बिल्कुल न हिलाएं और भीगे हुए बीजों को एक भाग को धूप वाले कमरे में और दूसरे भाग को अंधेरे वाले कमरे में रख दें। जैसा कि अलमारी जिसमें धूप नहीं आती, अंतिम भाग को बहुत ही ठंडे वातावरण में रखें, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, या उसके चारों ओर बर्फ लगा दें। मतलब सारे अलग अलग कर दिए। एक तो सूखा हुआ था, उसके बाद एक भाग को भिगोया था। भिगोए बाकी कितने किए थे, 4 भाग किए थे, और 4 भागों में से एक को तो पुनः भिगो दिया कई दिनों के लिए। फिर पीछे बचे 3 में से एक को तो क्या कर दो, अंधेरे में रख दो, और एक को धूप में रख दो, और पीछे बचा एक, उसको क्या कर दो, ठंडे स्थान पर रख दो। तो इसी तरह सभी को रख दिया। फिर क्या किया कि इन 3 भागों को प्रतिदिन जल में नम रखें या अधिक जल को निकाल दें। कुछ दिन बाद आप क्या देखते हैं कि सभी 5 भाग समान रूप से अंकुरित होते हैं। क्या प्रकाश से दूर रखे भाग या अधिक ठंडे परिवेश में रखे भाग में अंकुरण की दर में कमी या कोई भी अंकुरण नहीं दिखता? क्या आपने पाया कि वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा जैसे अजैव घटक सजीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है? ये सभी चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। ये सभी चीजें अत्यंत आवश्यक हैं। वास्तव में ये अजैव कारक सभी सजीवों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि सजीव बहुत ठंडे और बहुत उष्ण परिवेश में भी पाए जाते हैं। क्या ऐसा नहीं है कि ये जो जीव है इस विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए किस विशिष्ट अवस्था को अपनाते हैं? यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन क्या है, अभी पढ़ चुके हैं अपने अनुकूलन के बारे में, आवास के बारे में, जैव घटक, अजैव घटक, इन सारी चीज़ों के बारे में अपने अभी पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो जो अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्षों की अवधि में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन आते हैं। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को नहीं डाल पाते, फिर वो तो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और यदि कोई डाल लेते हैं तो फिर वो क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। जंतु विभिन्न अजैव कारकों के लिए विभिन्न विधियों से अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, और इसका परिणाम भिन्न आवासों में जीवों की विविधता का होना है। आइए कुछ आवासों और इनमें अजैव घटकों और उसमें होने वाले जो अनुकूलन है उसका अपने अध्ययन करते हैं। तो देखो कि विभिन्न आवासों की अपनी यात्रा करने पर क्या अनुभव मिला कि कुछ स्थलीय आवास पहले जो स्थल पर हैं उसमें मरुस्थल सबसे मेन है। और मरुस्थल के उदाहरण में मैंने आपको बताया था ऊंट के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण जो जीव है इसमें रहने वाला वो क्या है, ऊंट है। तो मरुस्थल के अजैव घटकों और ऊंट के अनुकूलन के विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। मरुस्थल में पाए जाने वाले अन्य जंतुओं एवं पौधों में क्या होता है, क्या उनमें भी इसी प्रकार का अनुकूलन पाए जाते हैं? तो बिल में मरुस्थलीय जंतु ऐसे होते हैं। बिल में जो मरुस्थलीय जंतु हैं उन देखो, तो मरुस्थल में रहने वाले जो हैं वह सांप के ऊंट की भांति लंबे पैर नहीं होते।
मरुस्थल में रहता है ऊंट, तो ऊंट के पैर तो लंबे होते हैं। कहीं आप सोचो कि ऊंट की भांति ही उनके भी पैर लंबे होते हैं, तो उनके पैर लंबे नहीं होते। दिन की तेज गर्मी से बचने के लिए वे भूमि के अंदर गहरे बिलों में रहते हैं। दिन में मरुस्थल में बहुत तेज गर्मी होती है, तो उनसे बचने के लिए तो वो दिन में इन बिलों से निकलते ही नहीं, और रात्रि के समय जब तापमान में कमी आती है तो फिर वह बिलों से बाहर निकलते हैं। तो मरुस्थल में उगने वाले कुछ सामान्य पौधों को बारे में आपको, मरुस्थल में ऐसे कांटों वाले जो पौधे हैं वो ज़्यादा उगते हैं। तो यह पौधे किस प्रकार मरुस्थल के अनुकूल हैं, तो इसके लिए देखो क्रियाकलाप 3। गमले में लगा एक कैक्टस तथा पत्तियों वाला एक पौधा कक्षा में लाइए। गमले में लगाकर और उसको कहाँ लाओ, कक्षा में लाओ, और दोनों पौधों में कुछ भागों का पॉलीथीन थैली से ढककर उसी प्रकार बांधिए जिस प्रकार अध्याय 7 में अपने वाष्पोत्सर्जन का अध्ययन करने के लिए बांधा था। तो गमले में लगे पौधों को धूप में रखिए और कुछ घंटों के बाद इनका क्या करो, परीक्षण कीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि दोनों पॉलीथीन थैलियों में एकत्रित जो जल की मात्रा है उसमें कोई अंतर आता है? यहाँ नहीं आता, दोनों में बराबर मात्रा आएगी। तो मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करते हैं, क्योंकि उन्हें तो मरुस्थल में तो फिर जल होता ही बहुत कम है, उन्हें मिलता ही कहाँ, बारिश का पानी चाहे मिले, तो फिर वो वाष्पोत्सर्जन का क्या करेंगे? वाष्पोत्सर्जन तो फिर ही करें यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में जल मिले, तो उन्हें जल मिलता ही बहुत कम मात्रा में है, तो फिर वाष्पोत्सर्जन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या फिर बहुत छोटी होती है। कुछ पौधों की जो पत्तियां होती है फिर वो किस रूप में होती है, कांटों के रूप में ले लेती है। तो इससे पत्तियों से जो होने वाला वाष्पोत्सर्जन है उसमें बहुत कमी होती है। नागफनी की पत्ती जैसा जिस संरचना को आप देखते हैं वह वास्तव में एक तना है। इन पौधों में प्रकाश संश्लेषण सामान्यतः किस में होता है, तने में ही होता है। तना एक मोटी मोम परत से ढका होता है जिससे पौधों को जल संरक्षण में सहायता मिलती है। अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ें जल अवशोषण के मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती है। पर्वतीय क्षेत्र, ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं, इनमें तेज हवा चलती है और कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्र, इसमें बहुत ठंडी हवा चलती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। 9.6 में दर्शाया गया है, इसमें क्या है, अनेक प्रजातियां पाई जाती है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं या वहां घूमने गए तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? ये वृक्ष अपने आवास में विद्यमान परिस्थितियों में रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित है? तो कोई चीज़ यहाँ पर रहने लग जाए, यहाँ पर उग जाए, तो वह उसी के अनुकूल होती है। तो देखो आपको 3 चित्र दर्शाए गए हैं। तो पहला चित्र तो क्या है, पहाड़ी तेंदुआ। ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, पहाड़ी तेंदुआ, कि पहाड़ों में रहने वाला तेंदुआ है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, पहाड़ी तेंदुआ। उसके बाद जो बी में रहने वाला ये क्या है, याक है, तथा जो सी में है ये है पहाड़ी बकरी। ये सारे हैं, ये पर्वतीय आवास के प्रति अनुकूलित हैं। ये तीनों जो हैं ये अपने आप को पर्वतीय आवास में रहने के लिए अनुकूलित कर चुके हैं। इनकी जो शाखाएं हैं वो तिरछी होती है और इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। जो पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वो सुई के आकार की होती है और वर्षा का जल और हिम जो सरलता से उनके नीचे खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार का अनुकूलन हो सकता है। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। जो जिस परिस्थिति में रहेगा वह वहीं की परिस्थिति के लिए अनुकूलित होता है। उनकी मोटी त्वचा या फिर ठंड से उनका बचाव करती है और उदाहरणतः शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है। पहाड़ी बकरी के मजबूत खुर उसे ढालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित
बनाते हैं। मतलब हर किसी का शरीर उसको वैसे ही संरचना प्रदान करता है जिस स्थिति में वह रह रहा होता है, और धीरे धीरे उसको वहीं की इतनी आदत हो जाती है कि दूसरी जगह यदि वह जाता है तो यदि वह अपने आप को कई बार तो उस दूसरी जगह के अनुकूल नहीं डाल पाता तो वह जीवित ही नहीं रह पाता, मर जाता है। तो इसी तरह हर किसी का शरीर देखो, पहाड़ी बकरी के जो मजबूत खुर उसे डालदार चट्टानों पर दौड़ने के लिए अनुकूलित बनाते हैं, लेकिन अपने वातावरण में पाई जाने वाली बकरी वहाँ पर जीवित नहीं रह सकती, उसको इतने मजबूत खुर नहीं होते। तो पहाड़ी तेंदुए के शरीर पर फर होते हैं जो बर्फ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाते हैं, लेकिन दूसरे तेंदुए के नहीं होते। तो ये अलग अलग वातावरण की विशेषताएं हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं तो परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है। हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। इसके बाद घास स्थल है। घास स्थल में क्या है कि जो शेर है वो वन में या घास स्थल में रहता है। घास स्थल किसे कहते हैं? वन जंगल को। तो शेर कहाँ रहता है? वन में रहता है, और एक ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरण जैसे जंतुओं का शिकार कर उन्हें मार कर खाता है। शेर को जंगल का राजा कहते हैं। यह आपने सुना ही होगा, क्योंकि वह हर जानवर का शिकार कर उसे खा जाता है। यह मट मेले हल्के भूरे रंग का होता है। एक शेर एवं हिरण का चित्र आपको आगे दिखाया गया है। इन दोनों जंतुओं की आंखों उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है ये भी आप दे सकते हो। तो शेर के जो अगले पैर पर नखर लंबे होते हैं जिससे वह पदा उंगलियों से अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचना उसके जीवन यापन में सहायता करती है? तो जीवन यापन में सहायता तो करती ही है। ये देखो, शेर का चित्र दिखा रखा है और नीचे हिरण का चित्र दिखा रखा है। शिकार को पता भी नहीं चलता कि चेहरे के सामने की आंखों से वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती है। एक दूसरा जंतु हिरण है जो वन में रहता है और पौधों के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके दांत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। हिरण को अपने शिकारी शेर जैसे जंतुओं से उसे अपना शिकार बनाते हैं कि उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके, वाहन से भाग जाए। तो उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। उसके कान भी इतने चुस्त और लंबे होते हैं कि उसे उसका पता चल जाता है और वह जल्दी से उसकी पकड़ में न आए। इसके सिर के पार्श्व में दोनों ओर स्थित आंखें प्रत्येक दिशा में देखकर उसका खतरा महसूस करती है। ये इसकी आंखें हैं, उसको प्रत्येक दिशा में देखकर उसका खतरा महसूस कर सकती है। और हिरण की तेज गति उसे शिकारी से दूर भागने में भी सहायक है। शेर, हिरण व अन्य जंतुओं एवं पेड़ पौधों में बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें अपने आवास में जीवित रहने के योग्य बनाती है। कुछ जलीय आवास, इसमें देखो समुद्र में रहने के लिए मछली के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। मछली के बारे में पढ़ चुके हैं अपने कि उसके कौन सा भाग उसे जल में रहने के और कौन सा भाग उसे श्वास लेने में सहायता प्रदान करता है, तो जिससे वह जल में सुगमता से चल सकती है। ये सारी चीज़ें अपने कर चुके हैं। स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धारा रेखीय नहीं होता। मछली का शरीर तो धारा रेखीय होता है, लेकिन स्क्विड एवं ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतु हैं जो उनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराई में तलहटी में रहते हैं और अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल में श्वास लेने के लिए इनमें गिल होते हैं। इनमें गिल और क्लोम पाए जाते हैं जल में श्वास लेने के लिए। इसके बाद देखो, डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते, तो ये सिर पर स्थित नासाद्वार या वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं और ये जल में लंबे समय तक बिना श्वास लिए रह सकते हैं और समय समय पर समुद्री सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं। क्या आपने कभी कभी दूरदर्शन पर समुद्री जीवन
पर चलचित्र में डॉल्फिन की कुछ क्रियाएं आपने देखी होगी। तालाब एवं झील है कि तालाब, झील, नदियों, नालों में पौधों को उगते हुए आपने देखा होगा। यदि संभव हो तो आप किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहाँ पर देखिए दिखाई देने वाले कुछ पौधों को बाहर निकाल लीजिए और इन पौधों की पत्तियाँ, तने और जड़ें किस प्रकार व्यवस्थित होती हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। इसके आगे का जो पार्ट है अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।